तो दोस्तों भारत के अंदर यदि आज की डेट में किसी पॉलिटिशियन के ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके खुद के समर्थक नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं ये कहते हुए कि वो एक एंटी हिंदू व्यक्ति है। लेकिन क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की बंगाल की जीत के बाद वहां पर हो रहा जेनोसाइड, एक्सोडस और दंगे, और एज क्लेम्ड नरेंद्र मोदी का इस सब पर कोई भी एक्शन ना लेना। लेकिन क्या ये जो हमला है जस्टिफाइड है? क्या नरेंद्र मोदी सचमुच में एक एंटी हिंदू व्यक्ति हैं? इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो आपको सचमुच में सोचने पर मजबूर कर देंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ये वो समय है जब नरेंद्र मोदी का बड़े से बड़ा समर्थक भी उनके ऊपर अटैक कर रहा है, बहुत गुस्से में है, और उनका अटैक बहुत जायज़ भी है। और अटैक इसलिए जायज़ है क्योंकि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के गुंडों ने दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर डाली है। सैकड़ों प्रॉपर्टीज़, चाहे वो ऑफिस हो या फिर उनके घर हों, उनको नुकसान पहुंचा दिया है, जला दिए गए हैं। कुछ वीडियोज ऐसे सामने आए हैं जो किसी को भी 4 दिन तक भूखा रख सकते हैं, उसको भूख ही नहीं लगेगी वो देखने के बाद। आसाम के मुख्यमंत्री का आधिकारिक बयान आया है कि सैकड़ों बंगाली बंगाल छोड़कर आसाम में शरण लेने आ रहे हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 50,000 से भी पार हो सकती है। बंगाल में स्थिति इतनी खराब है कि आज सेंट्रल मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी वहां पर पिट कर आए हैं। तो आम बीजेपी कार्यकर्ता को कौन ही छोड़ने वाला है। और ये बंगाल की हिस्ट्री रही है, पहले जो था वो लेफ्ट वाले यही करते थे और अब जो है ममता यही कर रही है। और गजब की बात यह है कि जो मैक्सिमम हमले हैं, ऑलमोस्ट सारे हमले जो हैं वो शांति प्रिय कम्युनिटी के शांति प्रिय इलाकों से हो रहे हैं। अब इतना सब कुछ हो जाए और केंद्र सरकार जो है वो इनएक्टिव दिखे तो मोदी के ऊपर हमले जायज हैं। हमारे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं या फिर हमारे पिछले ट्वीट्स आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों के हमने भी हमले किए हैं। लेकिन इन हमलों के अंदर स्टेप्स नहीं लिए गए। ऐसा कहकर सरकार को घेरने की जगह यदि हम मोदी को एंटी हिंदू कह रहे हैं तो सवाल बस इतना आता है कि ये सही है या नहीं। अब ये हर किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी के पर्सनल ओपिनियन से मुझे टू बी वेरी ट्रू कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी इज एंटी हिंदू, क्या ये स्टेटमेंट जो है वो फैक्चुअली करेक्ट है? तो उसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मोदी गवर्नमेंट ने किस प्रकार से जम्मू रीजन को, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू विहीन होने से बचा लिया था। और थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो दोस्तों इतना हम जानते हैं कि पाकिस्तान पूरा जम्मू और कश्मीर हड़पना चाहता था और आज भी चाहता है। और इसके लिए उसका एक तरीका था जो उसने इंप्लीमेंट किया था कि सारे क्षेत्र को हिंदू विहीन कर दिया जाए। कश्मीर के अंदर यह इंप्लीमेंट किया गया था 1989-90 में, और पूरे क्षेत्र को हिंदू विहीन कर दिया गया था हिंदू एक्सोडस के थ्रू, ये हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद बारी थी जम्मू क्षेत्र की जो कि हिंदू बहुल था, और उसको हिंदू रहित करने के लिए क्या किया जा रहा था वो अब बताता हूं। 12 अक्टूबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि भाई हम चीन के साथ मिलकर धारा 370 को, आर्टिकल 370 को दोबारा से जम्मू और कश्मीर के अंदर लेकर आएंगे। और ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक फैसला आता है रोशनी एक्ट के ऊपर, जिसमें रोशनी एक्ट को बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर जितनी भी जमीन अलॉट हुई थी उनको निरस्त कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये संविधान के खिलाफ है। और सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी जाती है, ये कहते हुए कि भाई इसमें तो 25,000 करोड़ का घपला हुआ है। कोर्ट के एक्शन के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस कानून को निरस्त कर देते हैं। लेकिन अब ये जानने का समय है कि इस कानून के अंदर ऐसा क्या था जो कश्मीर की तरह जम्मू भी हिंदू विहीन हो सकता था, और उसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। तो जी 2001 में फारूक अब्दुल्ला अपनी सरकार के समय जम्मू और कश्मीर में एक एक्ट लेकर आते हैं जिसे बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट, और उसको बाद में रोशनी एक्ट भी कहा जाता है। 2001 में इसे लाया जाता है, 2002 में इसे लागू कर दिया जाता है। क्या था इस एक्ट के अंदर? तो जी किसी भी राज्य के अंदर 2 प्रकार की जमीन होती है। एक होती है सिविलियन की जमीन जो कि कृषि के रूप में या फिर प्लॉट के रूप में होती है उस सिविलियन के ही पास। दूसरी होती है सरकारी जमीन, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जमीन। अब राज्य सरकार की जो जमीनें होती हैं उनके ऊपर अवैध कब्जे होते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला सोचते हैं कि ये जो अवैध कब्जे वाली जो जमीनें हैं ना, इन्हें उन्हीं लोगों को बेच दिया जाए जिन्होंने ये अवैध कब्जे एक्चुअल में किए हुए हैं, और मार्केट रेट उनसे ले लिया जाए। इससे सरकार की किटी में, सरकार की तिजोरी में बहुत सारा पैसा आएगा। उस पैसे से हम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली देंगे। प्लान ये था। अब अवैध कब्जे वाली जो जमीन थी उसको बेचने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी जमीन जो है सरकारी उस पर अवैध कब्जा है। तो इसके लिए 2006 तक का टाइम निर्धारित किया गया, और उसके बाद ये पता चलता है कि करीब करीब 1
करोड़ 25 लाख कनाल जो है वो सरकारी ज़मीन है, उसमें से 20 लाख कनाल पर अवैध कब्जे हैं और इस 20 लाख कनाल को बेचकर करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है सरकार के द्वारा। शुरुआत में रूल ये था कि 1991 तक जिस व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर लिया था उसी को ये जमीनें बेची जाएंगी, लेकिन 2004 तक इसको बढ़ा दिया गया मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा और 2007 तक इसको बढ़ा दिया गया गुलाम नबी आजाद के द्वारा। यानी कि जिस व्यक्ति ने 2007 तक जमीनों पर कब्जा कर लिया है उसी व्यक्ति को जमीनें दे दी जाएंगी और यहीं से प्लानिंग शुरू होती है कश्मीर को जम्मू के अंदर रिपीट करने की। शुरू में रूल ये था कि मार्केट रेट जो है उसी पर जमीन बेची जाएगी, लेकिन गुलाम नबी आजाद 2005 में ये कहते हैं कि भाई जो मार्केट रेट है ना उसका 25% ही दे दो और 15% दे दो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका मार्केट रेट का, तो हम जमीनें आपको दे देंगे। और इसके बाद धड़ाधड़ जमीनों पर कब्जा शुरू हो जाता है और उसके बाद 2007 में रूल बना दिया जाता है कि 1 कनाल जमीन का आप सिर्फ 100 रुपए ही दे दो, यानी कि 1 एकड़ जमीन का 800 रुपए। अब जब ये सारा काम पूरा हो जाता है तो जमीनें बंटनी शुरू हो जाती हैं और 2013 तक 20 लाख कनाल जो जमीन थी जो बंटनी थी उसमें से 3,48,000 कनाल जमीन जो थी वो बांटी जा चुकी होती है और उससे कमाई सिर्फ होती है 76 करोड़ रुपए। ये CAG की रिपोर्ट है। यानी कि जिस स्कीम की शुरुआत पैसा कमाने के लिए और फिर उस पैसे का यूज करते हुए लोगों को बिजली देने के लिए हुई थी, उस स्कीम के अंदर 25,000 करोड़ की जगह सिर्फ 76,000 करोड़ रुपए कमाए जा रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि प्लान जो था वो बदल चुका था कुछ भयंकर करने के लिए, और वो भयंकर यदि आपको जानना है तो हमें जम्मू की डेमोग्राफी को जानना पड़ेगा। तो जी 2001 के सर्वे के अनुसार जम्मू रीजन जो है उसके अंदर 65% के करीब जो होते हैं वो हिंदू पॉपुलेशन होती है और 31% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन होती है। लेकिन 2011 का जब सर्वे आता है तो हिंदू पॉपुलेशन अचानक से 3% गिर जाती है और मुस्लिम पॉपुलेशन अचानक से 3% बढ़ जाती है। 10 साल के अंदर इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया और ये रोशनी एक्ट जो था इसका इस सबसे क्या लेना देना है? तो ये स्कीम के अंदर जो है वो जमीनें बांटी जा रही थी और लोगों को स्थापित किया जा रहा था। जम्मू रीजन के अंदर करीब 25,000 परिवार स्थापित किए गए थे और कश्मीर रीजन के अंदर करीब 5,000 लोग स्थापित किए गए थे। अब इन स्थापित किए लोगों में से 90% जो लोग थे ना वो मुस्लिम पॉपुलेशन के थे, यानी कि जम्मू जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां पर स्थापित किए जो लोग हैं वो 90% मुस्लिम पॉपुलेशन के। दूसरी तरफ रोहिंग्या और जो दूसरे घुसपैठिए थे उन्हें हजारों की संख्या में बाकी जगह छोड़ छोड़कर जम्मू के अंदर स्थापित किया जा रहा था, वहां पर सेटल किया जा रहा था और मकसद सिर्फ एक था, डेमोग्राफी पहले चेंज करो और उसके बाद रिपीट करो जो 89-90 में कश्मीर में हुआ था एज यूजुअल, यही प्लान था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं। पहले आर्टिकल 370 को हटाया गया, फिर LG जो थे वो कोर्ट गए इस एक्ट को लेकर और कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद जो जम्मू और कश्मीर है उसके अंदर से इस एक्ट को हटाया गया, निरस्त किया गया और सारे जो कब्जे थे उनको अवैध करार दिया गया और कब्जे छुड़वाए गए। अदरवाइज जम्मू के अंदर आपको एक एक्सोडस जो था वो देखने को मिल सकता था कश्मीर की तरह भविष्य। बाकी ये जो है वो सिर्फ जम्मू के अंदर जो हिंदू हैं उस डेमोग्राफी को बचाने की स्टोरी है। लेकिन कश्मीर की बात आज की डेट में जो पाकिस्तान है वो इस तरीके से कर रहा है कि भारत वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान कर रहा है और इस चीज़ पर काफ़ी सारे एक्शन भी लिए जा रहे हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअल सच है ये, अब इसको एंटी हिंदू तो नहीं कह सकते। 370 हटाना, 35 से हटाना, दलित हिंदू जो थे वहाँ के उनको न्याय दिलवाना या फिर CAA के थ्रू जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं आसपास की कंट्रीज़ में जो कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध वगैरह हैं उनको न्याय दिलाना, ये सब एंटी हिंदू तो एटलीस्ट नहीं है। हाँ, अगर बंगाल की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल इनएक्टिव दिख रही थी, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन आज जो है MHA की एक टीम गई है बंगाल में, वो कुछ जांच करेगी, उस जांच में क्या निकलेगा भविष्य में या फिर कोई एक्शन भविष्य में लिया जाएगा वो भविष्य में देखने वाली बात है। अभी उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी सकारात्मक बड़ा एक्शन नहीं लिया है, इतनी जरूर सच है। इनोसेंट मरता रहे लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना करे तो ये गाली खाने वाले काम तो हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ दूसरे फैक्ट्स भी बताए गए हैं वो भी सच हैं। तो संपूर्ण सच जो है वो कुछ भी नहीं है। जो जम्मू को हिंदू विहीन करने का प्लान था वो भी यहीं से फ्लॉप किया गया है और FCRA जो एक्ट लाया गया है जो कि एंटी मिशनरी एक्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो भी यहीं से लाया गया है। पर स्टिल लोगों का अंतिम परसेप्शन जो होता है वो अपना ही होता है। मेरा जो तरीका है वो ये है कि पहले संपूर्ण सच को जानो, उसके बाद एक जजमेंट या फिर एक कंक्लूजन उसके बारे में बनाओ।
चुनाव। लेकिन आपका तरीका क्या है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स करके हमें बताइए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।